हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का मेरा टॉपिक है हिस्टोपैथोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि बहुत लंबे समय से चलते हुए आ रहा है। हमने इसके पहले इसका कंडक्टिंग पार्ट देखा। कंडक्टिंग पार्ट कौन सा? जो ऊपर वाला, जो रेस्पिरेटरी, जो ट्रेकिया के ऊपर वाला पार्ट रहता है, नोज वाला, नेजल कैविटी वाला कंडक्टिंग पार्ट होता है। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे इसका रेस्पिरेटरी पार्ट, जो कि ट्रेकिया से नीचे वाला जो टर्मिनल पोर्शन होता है, एल्वियोला एल्वियोलस डक्ट वाला पोर्शन की आज हम स्टडी करेंगे। इसकी हिस्टोपैथोलॉजी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इसका रेस्पिरेटरी पार्ट। कौन सा पार्ट देख रहे हैं हम? रेस्पिरेटरी पार्ट देख रहे हैं। रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या क्या होता है? रेस्पिरेटरी पार्ट में जो ब्रोंकाई यानी ब्रोंकियल ट्री होता है, जो ट्रैकिया से ब्रोंकाई निकलती है, ब्रांचेस निकलती है, जो ब्रोंकाइल ट्री, जो टर्मिनल पार्ट होता है ब्रोंक्यूल्स का, उस पोर्शन की हम स्टडी करेंगे, जहां से क्या होता है, गैस एक्सचेंज का काम होता है, यानी कि CO2 का रिमूवल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, और O2 का इंसर्शन, यानी O2 अंदर आता है और CO2 रिमूव होता है। वो वाले पोर्शन की हम आज हिस्टोपैथोलॉजी देखेंगे। तो क्या पोर्शन होता है? सबसे पहले होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, या तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल भी बोलते हैं, जो कि 1 mm का जिसका थिकनेस होता है। कितना थिकनेस होता है? 1 mm का थिकनेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आइए पढ़ते हैं हम। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल होता है, उसकी जो लाइनिंग रहती है, उसकी जो म्यूकोसा लेयर रहती है, म्यूकस लेयर रहती है, म्यूकोसा वाली इनर मोस्ट लेयर, वो किससे लाइन रहती है? लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन से एपिथेलियम रहते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसे रहते हैं? क्यूब शेप में रहते हैं। कैसे रहते हैं? ये रहा क्यूब, ठीक है, क्यूब शेप में, ठीक है, एक बॉक्स के शेप में रहते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी ऐसे एपिथेलियम सेल्स जिनका जो शेप रहे क्यूब्स में रहे, चौकोन। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में रहता है ना, आइस ट्रे रहता है, आइस रहते हैं, आइस बर्फ के टुकड़े जो रहते हैं, उनका जो कैसा साइज रहता है, क्यूब के शेप में रहते हैं ना, चौकोन। ठीक है, उस तरीके से इनका भी शेप वैसे ही क्यूब के शेप में रहता है। ठीक है, मिठाई जैसा। अब समझ में आया? तो क्यूबॉइडल रहते हैं ये एपिथेलियम, जो अंदर से इनकी जो म्यूकोसा वाली जो लाइनिंग है, उसकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की रहती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल की। ठीक है, अब आगे बढ़े। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल की जो लाइनिंग रहती है क्यूबॉइडल शेप की रहती है। कैसे रहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल? मैं आपको बता चुका हूं। ये जो टर्मिनल्स रहते हैं, ट्रेकिया से निकल के ये जो टर्मिनल्स आते हैं, ठीक है, ये जो ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस, इनकी जो लाइनिंग रहती है वो ऐसी दिखती है। ठीक है, द वॉल्स कंसिस्ट ऑफ कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग bundles of interlacing smooth muscles, fiber and elastic fiber। इनकी जो वॉल होती है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स की जो वॉल रहती है, कंसिस्ट ऑफ कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो अब कौन सी लेयर होगी? इसकी जो सब म्यूकोसा वाली लेयर है। हमने कौन सी लेयर देखे? म्यूकोसा वाली लेयर में रहते हैं क्यूबॉइडल सेल्स रहते हैं, और जो इसकी सब म्यूकोसा वाली जो लेयर रहती है, उसमें रहते हैं कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, यानी लचीलापन। ठीक है, ताकि जो भी स्ट्रक्चर है उसमें लचीलापन हो। अगर उसके अंदर कुछ चीज फ्लो हो रही है तो अपने साइज को बढ़ा भी कर सके, और फ्लो होने के बाद वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाए, इसलिए उसमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है कोलेजन। कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग, अब कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके अंदर क्या होता है? बंडल्स ऑफ इंटरलेसिंग स्मूथ मसल फाइबर्स। कौन से होते हैं ये कोलेजिनस टिश्यू? कौन से होते हैं? स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं इसमें, और इलास्टिक फाइबर। जैसे कि मैंने क्या बताया, कोलेजिनस स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करता है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जो कि क्या करते हैं? स्मूथ मसल फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स करते हैं, इंटरलेसिंग रहते हैं, इनके बंडल्स रहते हैं, यानी इनके गुच्छे रहते हैं, इनके ऐसे गुच्छे रहते हैं। ठीक है, इनके ऐसे गुच्छे रहते हैं सेल्स के, जो कि इंटरलेस करना, यानी कि जॉइंट रहना। कैसे जॉइंट रहना? इंटरलेस करना, यानी मिक्स नहीं हो जाते आपस में, ये जॉइंट रहते हैं, ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ये है स्मूथ मसल फाइबर, ये है इलास्टिक फाइबर, तो ये इंटरलेस कर रहा है, ये क्या हो रहा है? आपस में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, कि मेरी उंगलियां कैसी हो रही है? ये ऐसी मिल रही है क्या? ये ऐसी मिल रही है क्या? ये क्या हो रही है? इंटरलेस हो रही है ना, क्रिस क्रॉस सेक्शन में ये क्या हो रही है? इंटरलेस हो रही है। इस तरीके से क्या होता है, ये मसल, स्मूथ मसल फाइबर और इलास्टिक फाइबर क्या होते हैं? इंटरलेस होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इस तरीके से ये इंटरलेस करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इंटरलेस विद ईच अदर। ठीक है, आया समझ में इंटरलेस का मतलब? यानी कि आपस में
जॉइंट होना विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर, दोनों के बिना मिक्स हुए इस तरीके से क्रिस क्रॉस सेक्शन में कनेक्ट होना। तो स्मूथ मसल फाइबर और इलास्टिक फाइबर जो कि कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू है किसकी वॉल में, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के पार्ट में, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द एल्वियोलर सैक्स एंड एल्वियोलाई अराइज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। जो एल्वियोलर सैक है, सेक्स है, सैक यानी बोरा, एल्वियोलाई का बोरा, पाउच, ठीक है, एंड एल्वियोलाई अराइज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, यानी कि जो एल्वियोलर सैक्स होते हैं और जो एल्वियोलाई होती है वो अराइज होती है, यानी निकलती है किसमें से, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में से। अब जैसे कि ये जैसे कि ट्रेकिया है, ठीक है, ट्रेकिया है, ये दो डिवीजन हुए, प्राइमरी और सेकेंडरी बना, ठीक है, इनमें भी डिवीजन हुए, ठीक है, डिवीजन हो के फिर ये डक्ट्स बनेंगी, डक्ट्स में से ये रहा पाउच, एक एक में ऐसा पाउच रहेगा, ठीक है, क्या है ये, एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक यानी एक पाउच, एल्वियोलाई का पाउच, उसके अंदर क्या रहेंगे, ढेर सारे एल्वियोलाई रहेंगे। कैसे रहेंगे एल्वियोलाई इसके अंदर, ऐसे, ठीक है, आया समझ में, अंगूर का कैसा गुच्छा होता है, आया समझ में, उस तरीके से समझ लो एल्वियोलाई सैक है, यानी गुच्छे में है और उसमें से एक एक एल्वियोलाई, यानी एक एक अंगूर एक एक एल्वियोलाई है, आया समझ में, उस तरीके से अरेंज रहते हैं, ठीक है। अराइज फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है यानी जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, जहां से स्टार्ट होता है ये, वहां से वो निकलते हैं बाहर, ठीक है। एंड इट्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंटिन्यूअस विद स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई, मतलब इसमें जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है इस कंटिन्यूअस विद स्क्वैमस एपिथेलियम, ब्रोंकियोल में कौन सा पड़ा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहा, और जैसे ही ये इसमें आता है, इस एरिया में अगर आके ये स्टार्ट होता है, क्यूबॉइडल से किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये एपिथेलियम, स्क्वैमस में। स्क्वैमस किस तरीके का दिखता है बताता हूं मैं आपको। स्क्वैमस यानी ऐसे सेल्स जो कि फ्लैट सरफेसेस में रहे, फ्लैट यानी चपटे, फ्लैट, जैसे टाइल्स रहती है ना फ्लोर पे, टाइल्स कैसे अरेंज रहती है, चपटी चपटी, चौकन चौकन कैसे अरेंज रहती है ना टाइल्स, उस तरीके से स्क्वैमस सेल्स का रहते हैं, स्क्वायर शेप में और ऐसे अरेंज रहते हैं टाइल्स जैसे, ठीक है, इस तरीके से ये सेल्स अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये कौन से पोर्शन में रहते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल वाले पोर्शन में रहते हैं, तो ये क्यूबॉइडल देखते हैं एपिथेलियम, और जब ये आगे चल के कंटिन्यूस लगातार जब ये आगे बढ़ते हैं फिर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, विद स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई। एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई में कौन सी सेल्स आ जाती है, फिर स्क्वैमस एपिथेलियम सेल आ जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब जो पोर्शन बचा है नीचे वाला, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल यानी टर्मिनल पार्ट, कौन सा देखा हमने, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल वाला पार्ट देखा यानी टर्मिनल पार्ट देखा। अब हम कौन सा पार्ट देखेंगे, एट्रिया, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलर सैक। कौन सा देख रहे हैं हम, एट्रिया देख रहे हैं, एल्वियोलर डक्ट्स देख रहे हैं और एल्वियोलर सैक्स देख रहे हैं। इसमें क्या क्या होगा, एल्वियोलर डक्ट्स हैव अ लॉन्ग टॉर्टुअस कोर्स एंड गिव राइज ऑफ सेवरल ब्रांचेस। जो एल्वियोलर डक्ट्स होते हैं यानी कि जो टर्मिनल जो ब्रोंकियोल्स रहते हैं उनमें से निकलते हैं एल्वियोलर डक्ट, यानी कि जैसे कि ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल, इसमें से क्या निकलेंगे, ये निकलेंगे एल्वियोलर डक्ट, क्या निकलेंगे ये ऐसे एल्वियोलर डक्ट्स निकलेंगे, ठीक है, और चैनल से निकलेंगे, ठीक है। ये टर्मिनल ब्रोंकियोल, इसमें से क्या निकले, एल्वियोलर डक्ट, क्या निकले हैं ये एल्वियोलर डक्ट, हैव अ लॉन्ग टॉर्टस कोर्स एंड gives off several branches। टॉर्टस यानी ट्विस्ट एंड टर्न लाइक स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्विस्ट और टर्न यानी किसी भी तरीके से एक कैसा भी मुड़ता है, किसी भी जगह पे वो टर्न होता है वो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो टॉर्टस स्ट्रक्चर देता है ये, और उसमें से क्या निकलते हैं, उसमें रहते हैं बड़े बड़े पाउच, किसको क्या बोलते हैं, इसको एल्वियोलर सैक बोलते हैं, और इसके अंदर होते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। क्या करते हैं ये एल्वियोलर डक्ट्स हैव अ लॉन्ग टॉर्टस कोर्स, ये लॉन्ग टॉर्टस यानी लंबे और मुड़े हुए स्ट्रक्चर रहते हैं। अब यहाँ पे तो मैं आपको मोड़ के नहीं बता सकता उसको, ठीक है, क्योंकि हम डायग्राम में कैसे मोड़ूंगा उसको, ठीक है। तो कैसे रहते हैं, लंबे और मुड़े हुए इनकी ब्रांचेस रहती है,
एंड गिव ऑफ सेवरल ब्रांचेस, और उसमें से कितनी निकलती है, कई तरीके की ब्रांचेस और निकलती है, जिसमें क्या रहता है कनेक्टेड, एल्वियोलर सैक कनेक्टेड रहता है, ठीक है। These are closely beset with thin walled outpouchings. किससे कनेक्टेड रहते हैं, These are closely beset with thin walled outpouchings. किससे कनेक्टेड रहते हैं, यानी एल्वियोलर सैक से कनेक्टेड रहते हैं क्लोजली, और क्या बताते हैं, आउटपाउचिंग्स, यानी कि बाहर उसके एक पाउच बना क्रिएट करते हैं, ठीक है। द आर्टरिया, द एल्वियोलर सैक एंड द एल्वियोलाई क्या करता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्लोजली एक सरफेस प्रोवाइड करता है, जिसको और थिन एक वॉल क्रिएट करता है उसके पाउच के बाहर, किसके बाहर, आर्टरिया के, एल्वियोलर सैक के और एल्वियोलाई के, ठीक है। द आर्टरिया, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई आर लाइन्ड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम। जो आर्टरिया होता है, जो एल्वियोलाई होता है और एल्वियोलर डक्ट्स होते हैं, किससे लाइन रहते हैं, मैंने क्या बताया आपको, आगे चलिए किससे लाइन हो जाते हैं, वो स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि फ्लैट सरफेस वाले सेल्स होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे बढ़े हम, एक बार फिर से देख लो। इसके आगे बढ़ने के पहले मैं क्या बता रहा हूँ आपको, रेस्पिरेटरी पार्ट बता रहा हूँ। रेस्पिरेटरी पार्ट में हमने कौन सा पार्ट देख रहे हैं, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स रहते हैं वाला पार्ट देख रहे हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कौन से होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जिनको बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल क्या होता है, इज लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम से इसकी लाइनिंग रहती है, इसमें वॉल रहती है इसके सामने के सारे लेयर में, जिसमें कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कौन से होते हैं कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है स्मूथ मसल फाइबर और एक होता है इलास्टिक फाइबर, जो कि क्या देता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। एल्वियोलर सैक्स एंड एल्वियोलर अराइज फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से क्या निकलते हैं, एल्वियोलर सैक निकलते हैं और एल्वियोलाई निकलती है बाहर आके, ठीक है। और क्या रहते हैं, ये क्यूबॉइडल रहते हैं, कौन से, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। पर जब ये एल्वियोलाई सैक में कन्वर्ट आके जब वो स्टार्ट होते हैं, तब इनका शेप स्क्वैमस हो जाता है, यानी फ्लैट सरफेस वाला इनका शेप हो जाता है, ठीक है। आर्टरिया, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलर सैक्स क्या करते हैं, आर्टरिया यानी कि उसके बाहर जो आर्टरीज या कैपिलरीज रहती है, वो एल्वियोलर डक्ट यानी जिससे एल्वियोलाई निकलता है, और एल्वियोलर सैक्स, इन सब में क्या रहती है, किसकी वॉल रहती है, स्क्वैमस एपिथेलियम की वॉल रहती है, ठीक है। लॉन्ग टॉर्टस स्ट्रक्चर रहता है, यानी बड़ा लंबा और घुमावदार और आड़ा तिरछा ट्विस्ट एंड टर्न्स लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिसमें से क्या निकलते हैं, एल्वियोलाई इसमें से आगे जाके निकलते हैं, ठीक है। इसकी जो वॉल रहती है, इनके आजू बाजू एक थिन वॉल रहती है, जो कि एक आउटपॉचिंग बनाती है, और वो आउटपॉचिंग में एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई होता है, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट वाली लाइन कि आर्टरिया, एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक किसकी लाइनिंग रहती है, इनमें जो अंदर जो इनरमोस्ट लाइनिंग रहती है इसकी, इसमें रहती है स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग, ठीक है। अब हम इसके बाद वाला पोर्शन देखेंगे। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल हो चुका है, आर्टरिया, एल्वियोलर डक्ट्स हो चुका है, एल्वियोलर सैक हो चुका है। अब हम कौन सा पोर्शन देखेंगे, एल्वियोलाई वाला पोर्शन। इसके बाद हम अब एल्वियोलाई वाला पोर्शन देखेंगे। अब हम देख रहे हैं इस सेक्शन में एल्वियोलाई के बारे में। इसके पहले क्या हमने देखा, एल्वियोलर डक्ट्स के बारे में देखा, एल्वियोलर सैक के बारे में देखा। अब हम देखेंगे मेन एल्वियोलाई के बारे में, ठीक है। एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई आर थिन वॉल्ड पॉलीहेड्रल सैक्स। क्या होते हैं ये, पॉलीहेड्रल सैक होते हैं, यानी ऐसे पाउचेस जो पॉलीहेड्रल रहे। अब पॉलीहेड्रल क्या होता है, पॉलीहेड्रल ऐसा शेप होता है जो कि इसके जो टर्मिनल्स हैं, जिनके एंडिंग रहे वो पॉलीगोनल रहे। पॉलीगोनल कैसा रहता है, जिसके हर एंडिंग में 3 टर्मिनल्स रहे, जैसे कि एक ऐसा, ठीक है, ये रहा पॉलीहेड्रल, यानी कि इसके जो टर्मिनल्स है कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे टर्मिनल्स रहे। पॉलीहेड्रल शेप यानी क्या होता है, जिसके जो टर्मिनल्स रहे वो पॉलीगोनल रहे, यानी ट्रायंगुलर रहे, ठीक है। जिसके जो टर्मिनल्स है वो कैसे रहे, ट्रायंगुलर रहे, उसको बोलते हैं पॉलीहेड्रल, ठीक है। द एल्वियोलाई आर लाइन्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। जो एल्वियोलाई रहते हैं उसकी जो लाइनिंग रहती है अंदर, उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, एंड रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। 2 प्रकार के सेल जो उसकी लाइनिंग में रहते हैं, जो, ठीक है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो अंदर की जो लेयर रहती है, जो उसकी सबसे लास्ट वाली लोअर जो मेम्ब्रेन रहती है, उसमें जो रेस्ट ऑफ द सेल्स रहते हैं वो वाले सेल्स रहते हैं। और जो एंडिंग, जो कौन सी जो लाइनिंग वाला पोर्शन रहता है, उसमें 2 प्रकार के सेल्स रहते हैं। तो कौन से सेल्स रहते हैं, सपोर्ट ऑफ एल्वियोलाई इज प्रोवाइडेड बाय इलास्टिक फाइबर्स। जो एल्वियोलाई का सपोर्ट रहता है उस स्ट्रक्चर का, वो किसके द्वारा प्रोवाइड होता है, इलास्टिक फाइबर्स के द्वारा। किसके द्वारा सपोर्ट होता है, सपोर्ट ऑफ एल्वियोलाई इज प्रोवाइडेड बाय इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर्स के द्वारा
जो एल्वेलाई रहता है उनका जो स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेल्स लाइनिंग द एल्वेलाई आर स्क्वेमस सेल्स और टाइप 1 न्यूमोसाइट। जो सेल लाइनिंग बनाते हैं मेम्ब्रेन के चारों तरफ, वो कौन से रहते हैं? स्क्वेमस सेल्स रहते हैं। और स्क्वेमस कौन से सेल होते हैं? टाइप 1 न्यूमोसाइट। टाइप 1 न्यूमोसाइट क्या होता है? टाइप 1 न्यूमोसाइट ऐसे सेल्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं गैस एक्सचेंज। क्या प्रोवाइड करते हैं? ध्यान से सुन लो मैं क्या बता रहा हूं। टाइप 1 न्यूमोसाइट के बारे में बता रहा हूं, अगर पेपर में आ सकता है डिस्क्राइब इन डिटेल टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल। टाइप 1 न्यूमोसाइट के बारे में बताओ, या तो 2 लाइन में आएगा, डिस्क्राइब इन 1 सेंटेंस टाइप 1 न्यूमोसाइट, ठीक है। इस तरह की 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। टाइप 1 न्यूमोसाइट क्या करता है? ऐसा सेल होता है कि क्या प्रोवाइड करता है? गैस एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। जो गैस एक्सचेंज होना यानी कि O2 का, ऑक्सीजन का अंदर आना, और CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करना, किसके द्वारा होता है? ये वाली जो लेयर रहती है टाइप 1 न्यूमोसाइट, वो लेयर क्या रहती है? वहां पर रहती है जो कि एक्सचेंज प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि ये वाला पोर्शन रहा, ये एल्वेलाई का पूरा सेक रहा, ये जो मैं खड़ा हूं यहाँ पर क्या है? टाइप 1 न्यूमोसाइट। और यहाँ पे क्या है? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा? टाइप 1 न्यूमोसाइट क्या करेगा? टाइप 1 न्यूमोसाइट CO2 को लेगा, कैपिलरीज से निकालेगा, यहां से क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा और कैपिलरीज में छोड़ देगा। और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उसने कैपिलरीज से निकाला है, किसने? टाइप 1 न्यूमोसाइट ने। वहां से निकाल के वो कहां छोड़ देगा? एल्वेलाई के में छोड़ देगा। और एल्वेलाई से जब एक्सपिरेशन करोगे, यानी जब आप एक्सहेल करोगे, सांस बाहर छोड़ोगे, तो क्या रिमूव हो जाएगा? इस तरीके से आपका CO2 रिमूव हो जाता है। आया समझ में पॉइंट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्यू आर लार्जर सेल्स। अब कुछ बड़े सेल्स भी होते हैं इसमें, जिनको बोलते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ठीक है। टाइप 2 न्यूमोसाइट का काम क्या होता है? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स सेल्स सीक्रेट सर्फेक्टेंट विच लोअर सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट एल्वेलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग। टाइप 2 न्यूमोसाइट क्या करता है? ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या होता है? एक टाइप का समझ लो डिटर्जेंट फॉर्म में होता है, आपकी बॉडी का खुद का डिटर्जेंट फॉर्म, जो कि सरफेस टेंशन को कम करे। सरफेस टेंशन क्या होगा? ऐसा सरफेस टेंशन क्या होता है? जब कोई भी लिक्विड के मटेरियल रहा, उसके ऊपर एक दबाव रहता है, उसके सरफेस पे टेंशन रहता है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। उसको क्या करता है? सर्फेक्टेंट क्या करता है? सर्फेक्टेंट उसको कम करता है। सर्फेक्टेंट क्या करता है? लोअर करता है, यानी रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, जिससे क्या होता है? कोई भी दो लिक्विड आपस में मिक्स हो सकते हैं, कोई भी दो गैस और लिक्विड, गैसियस फॉर्म या लिक्विड फॉर्म आपस में मिक्स हो सकती है सर्फेक्टेंट के मदद से। सर्फेक्टेंशन जो सरफेस टेंशन रहता है वो कम होता है, ठीक है। उससे क्या होता है? प्रिवेंट एल्वेलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग। जिससे क्या एल्वेलाई में क्या होता है? म्यूकस की लेयर रहती है, अंदर फ्लूइड रहता है, उससे क्या होता है? सरफेस टेंशन कम होने से क्या होता है? उसको प्रिवेंट करता है, सरफेस टेंशन कम करके कोलैप्सिंग, यानी एल्वेलाई का जो शेप है कोलैप्स ना हो जाए, ढह ना जाए, ठीक है, बिगड़ ना जाए, उसके शेप को बिगड़ने से बचाता है, ठीक है। बिटवीन एडजेसेंट एल्वेलाई इज इंट्राएल्वेलर सेप्टम कंटेनिंग न्यूमरस कैपिलरीज लाइंड बाय कंटिन्यूअस नॉन फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स। बिटवीन एडजेसेंट यानी जो जॉइनिंग रहती है एल्वेलाई के बीच में, उसमें क्या रहती है? इंट्रा एल्वेलर सेप्टम, जो कि क्या होता है? हर एल्वेलाई सेक में एल्वेलाई को क्या करता है? सेप्टा क्या करता है? डिवाइड करता है। उसमें क्या होता है? बहुत सारे कैपिलरीज होती हैं। हर एल्वेलाई में एल्वेलस का एक पाउच रहता है, उसमें हर एल्वेलाई क्या होती है? सेप्टा के द्वारा अलग अलग होती है, उसकी लाइनिंग रहती है, इंट्रा एल्वेलर लेयर रहती है सेप्टम, जो कि डिवाइड करती है, और उन हर एल्वेलाई में बहुत सारी कैपिलरीज की लाइनिंग होती है, जिसमें क्या होते हैं? नॉन फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, यानी ऐसे एंडोथेलियल सेल्स जिसमें फेनेस्ट्रेशन ना हो, यानी गैप ना हो कुछ निकालने के लिए, ठीक है, ऐसे सेल्स होते हैं। अब जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, जो नीचे का पार्ट है, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका क्लियर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में जो बचा वाला पोर्शन है वो क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख लो, एल्वेलर पोर्स ऑफ 10 to 15 माइक्रोन्स आर प्रेजेंट अलोंग द इंटर एल्वेलर वॉल टू इक्वलाइज प्रेशर इन एल्वेलाई। इसमें जो एल्वेलर पोर्स रहते हैं 10 to 15 माइक्रोन्स एल्वेलर पोर्स रहते हैं, जो कि क्या करते हैं? प्रेजेंट अलोंग द इंटर एल्वेलर वॉल में पोर्स रहते हैं, जो इक्वलाइज करते हैं प्रेशर इन एल्वेलाई। इक्वलाइज करना यानी कि प्रेशर को एल्वेलाई में से जो भी प्रेशर है उसको डिवाइड करना और इक्वलाइज कर देता है सर्कुलेशन करके, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट है मैं अगली वीडियो में आपको